प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी के भू राजस्व बंदोबस्त का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम अलाउद्दीन और शेर शाह सूरी के भू राजस्व बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी कारणों के दृष्टि से अंतर को समझेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व बंदोबस्त को इम्प्लीमेंट करने का पहला उत्तरदायी कारण राजकीय आय में वृद्धि थी, ताकि सक्षम प्रशासन और सशक्त सेना का गठन किया जा सके। दूसरी बात यह, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन के भूमि राजस्व बंदोबस्त के पीछे पहला उत्तरदायी कारण था राजकीय आय में वृद्धि और दूसरा कारण था मध्यस्थों का दमन। जबकि शेर शाह सूरी के भूमि राजस्व बंदोबस्त के पीछे के उत्तरदायी कारण को यदि आप देखेंगे तो पहला कारण था कृषि उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा कारण था रैयतों, कहने का आशय है कि किसानों की सुरक्षा, और तीसरी बात राजकीय आय में वृद्धि। अब हम इन दोनों के भू राजस्व बंदोबस्त के महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। कहने का आशय है कि हम अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी के भू राजस्व बंदोबस्त के बीच निरंतरता और परिवर्तन को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो हमारे लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भूमि राजस्व व्यवस्था इम्प्लीमेंट किया गया उसे मसाहत नाम दिया गया। जबकि आगे चलकर शेर शाह सूरी ने भी भूमि की पैमाइश कराई और शेर शाह के भूमि राजस्व बंदोबस्त को जब्ती पद्धति के नाम से जाना जाता है। जहां अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों का दमन किया, वहीं शेर शाह सूरी ने अलाउद्दीन के उलट या अलाउद्दीन के विपरीत मध्यस्थों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। उसने मध्यस्थों का दमन करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अलाउद्दीन के भूमि राजस्व बंदोबस्त के प्रयोगों से भली भांति परिचित था और वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि मध्यस्थ वर्ग को यदि तिरस्कृत किया जाएगा तो उसका प्रयोग कभी भी सफल नहीं हो सकता है, जैसा कि अलाउद्दीन के समय हुआ। दूसरी बात यह कि जहां अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व बंदोबस्त को संपूर्ण सल्तनत क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया या लागू किया, वहीं शेर शाह सूरी ने अपनी जब्ती पद्धति को कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की नाप कराई या माप जोख कराई या पैमाइश कराई और भू राजस्व की दर 50% निर्धारित की। अलाउद्दीन के भूमि राजस्व बंदोबस्त की एक सीमा रही कि उसने भूमि की नाप जोख या पैमाइश तो कराई, लेकिन उसने भूमि का स्तरीकरण या भूमि का वर्गीकरण नहीं किया और सभी प्रकार की भूमियों पर एक समान दर से लैंड रेवेन्यू का फिक्सेशन कर दिया या लैंड रेवेन्यू का निर्धारण कर दिया। शेर शाह सूरी ने अलाउद्दीन के भू राजस्व बंदोबस्त की कमियों से बहुत सारा चीज सीखा और उसने भूमि की पैमाइश करवाने के साथ साथ भूमि का स्तरीकरण उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि के रूप में किया। जिस भूमि पर साल में एक फसल होती थी उसे निम्न भूमि कहा गया, जिस भूमि पर वर्ष में 2 फसल होती थी उसे मध्यम भूमि कहा गया, और जिस भूमि पर वर्ष में 3 फसल होती थी उसे उत्तम भूमि कहा गया। और भूमि की उत्पादकता
और फसलों के प्रकार के बेसिस पर शेर शाह सूरी ने लैंड रेवेन्यू आरोपित किया। अलाउद्दीन ने भूमि राजस्व की एक निश्चित दर प्रणाली बनवाई। अलाउद्दीन ने, एक बार फिर इसको ध्यान से सुनिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की एक निश्चित दर प्रणाली या तालिका नहीं बनवाई, जबकि शेर शाह सूरी ने एक दर तालिका बनवाई जिसे रे कहा जाता था। रे शेर शाह ने निश्चित भू राजस्व के अतिरिक्त दो टाइप के टैक्स आरोपित किए। पहला जरीबाना, जो कि कृषि उत्पादकता की 2.5% होती थी, और दूसरा मुंह सिलाना, जो कृषि उत्पादन का 5% होता था। जरीबाना भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारियों को दिया जाता था, जबकि मुंह सिलाना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को दिया जाता था। शेर शाह की पद्धति को रैयतवारी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। शेर शाह की भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत अनेक भूमिधर को पट्टा दिया जाता था। जैसे पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू शेर शाह जो है भू राजस्व प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया। जैसे अधिकारी जब जाता था किसान के पास, तो अधिकारी नाप जोख करने के बाद उस किसान को बताता था कि आपको सालाना 100 रुपये या 200 रुपये देने हैं, और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उस पर किसान का भी हस्ताक्षर होता था, और जो रेवेन्यू ऑफिसर जो भूमि की नाप जोख करने और राजस्व निर्धारित करने जाता था, उसका भी दस्तखत या हस्ताक्षर होता था, ताकि किसान लैंड रेवेन्यू देने के समय अपनी बात से मुकर नहीं जाए। कहने का आशय यह कि शेर शाह सूरी ने अपने भू राजस्व बंदोबस्त में पट्टा और कबूलियत की पद्धति को एक्सेप्ट किया। पट्टा वाले जगह पर राजकीय अधिकारी हस्ताक्षर करते थे, जो लैंड रेवेन्यू फिक्स करते थे या भूमि की माप करते थे, और किसान हस्ताक्षर करके यह कबूल करता था कि मेरे ऊपर इतना भू राजस्व आरोपित किया गया है, मैं अपने ऊपर आरोपित भू राजस्व राज्य को या राजकीय अधिकारियों को वसूली के समय दूंगा। इससे आगे चलकर किसी गड़बड़ी की संभावना रहने का खतरा जो है या बरकरार रहने का खतरा नहीं होता था। एक बात और हमारे लिए ध्यान रखना होगा कि शेर शाह सूरी ने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया भूमि की माप में, जो 39 अंगुल या 3/4 मीटर या 75 सेंटीमीटर के बराबर होता था। शेर शाह सूरी ने बिघे को बेस बनाया। शेर शाह सूरी ने भू राजस्व के फिक्सेशन के लिए बिघे को बेस बनाया, और उसने भूमि राजस्व की दर 33% निर्धारित की। किसानों के लिए यह कहा गया कि आप नगद या अनाज जैसे चाहे वैसे भू राजस्व चुका सकते हैं, लेकिन राज्य प्रयास करता था कि मैक्सिमम भू राजस्व नगद में ही कलेक्ट हो। साथ ही शेर शाह ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि अधिकारी किसानों पर भू राजस्व आरोपित करने के समय भले ही नरमी बरते, लेकिन वसूली करने के समय सख्ती बरता जाए। साथ ही शेर शाह सूरी ने यह नियम बनाया कि अकाल के समय जो है किसानों को छूट दिया जा सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था को भी दोषमुक्त नहीं कर सकते हैं, और उसके भू राजस्व बंदोबस्त में भी जो लूप होल थे उसको आगे चलकर दूर करने का प्रयास अकबर ने किया।
और अकबर की भू राजस्व पद्धति को आइन ए दहसाला के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर ध्यान में रखना है हम लोगों को कि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व पद्धति को मसाहत कहा जाता था, शेर शाह सूरी के भू राजस्व बंदोबस्त को जब्ती कहा जाता था और अकबर के भू राजस्व बंदोबस्त को आइन ए दहसाला कहा जाता था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।